अब नरेंद्र मोदी आएंगे और गुजरात जिता के ले जाएंगे, ये स्थिति नहीं रही। इसका स्वीकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सबसे बड़ा मैसेज। इस प्रकार से अभी कांग्रेस की स्थिति है, उसमें कांग्रेस ने स्थिति अगर बेहतर भी कर दी, अगर 20 और 40 भी हो गए, तो कांग्रेस का मॉरल जो है वो भी गुजरात के अंदर बढ़ेगा। जिस हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर की बहुत चर्चा हो रही थी, ठाकुर समाज से स्वरूप जी ठाकुर को लिया गया, अल्पेश ठाकुर को नहीं लिया। अल्पेश ठाकुर के लिए अमित शाह ने 4 असेंबली के टिकट रुकवा दिए थे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में यह नारा दिया था कि मिनिमम मिनिस्ट्री और मैक्सिमम गवर्नेंस। आज जो है मैक्सिमम मिनिस्ट्री हो गई है। दिल्ली से जो है अमित शाह का बार बार यहाँ आना, 3 बार जो है नरेंद्र मोदी के दौरे हो जाना, उसके बावजूद भी ये इंप्रेशन नहीं आना कि इसके अंदर अमित शाह की चली है। ये गुजरात की राजनीति के लिए बहुत बड़े संकेत है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मोदी और शाह के मन की था कोई नहीं ले सकता। वे कब क्या कर जाएंगे किसी को कोई जानकारी, खासकर उनके अपने दल को, उनसे जुड़े जो अनुषांगिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी आजकल मोदी और शाह की ही है और हम देखते चले आ रहे हैं। जो 11 साल से कुछ ज्यादा का कालखंड है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का, और नंबर 2 जो है अमित शाह, चौंकाते हैं। और अभी उन्होंने पुनः चौंकाया है क्योंकि बिहार में रण सजा हुआ है और उस रण के बीच जहां कहा यह जा रहा है कि ये सीधे सीधे राजनीतिक जो जीवन मरण का प्रश्न, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उनका जो अलायंस है एनडीए के लिए है, वहां बहुत उठापटक है। और इस सारी उठापटक के बीच गुजरात में सारे के सारे जो मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री को छोड़कर इस्तीफा अचानक ले लिया जाना और फिर मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन हो जाना, ये चौंका रहा है। क्यों हुआ? हर एक के मन में सवाल है कि ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी थी। अभी गुजरात में 2 बरस बचे हैं चुनाव में, 2 बरस से कुछ ज्यादा का वक्त, और इसके ठीक पहले कैबिनेट नए सिरे से गठित करना, और गठित करने के साथ साथ जो कुछ वहां से निकला है, क्योंकि यह है कि जो ओवरऑल अगर हम संख्या को देखें तो 27 का नंबर होता है और वहां सभी की सभी सीटें फुल हो गई हैं, भूपेंद्र पटेल समेत। तो क्या इसके पीछे कारण है? क्या ऐसी एक कोई विपदा आन पड़ी कि सब कुछ छोड़कर पहले गुजरात को वहां ये सब कुछ करना पड़ा? और मित्रों, बहुत दिलचस्प सी स्थिति, जो पूरा का पूरा जो कैबिनेट का नए सिरे से गठन हुआ है, इसमें निकल कर ये आया है कि वहां जो नरेंद्र मोदी हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी, दागियों को जमकर तरजीह दी गई है, लेकिन बागियों को स्थान नहीं मिला है। बहुत सारे गणित हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन है, और एक जो बड़ा गणित है वो ये है कि अमित शाह की इसमें बिल्कुल नहीं चली है। आनंदीबेन पटेल किनारे लग गई हैं और सीआर पाटिल साहब की बल्ले बल्ले दिखती है, क्योंकि सीआर पाटिल साहब के राइट हैंड डिप्टी सीएम हो गए। तो एक बड़ा दिलचस्प नजारा। और मित्रों, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, यह इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बेहद बेहद दिलचस्प होगा। गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा और मोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, ऐसी आपको ऐसा विश्लेषण नहीं मिल सकता है। इस सबके लिए चलूंगा सीधे गुजरात। अब कुछ क्षण पहले हुआ है खत्म और मैं उसके तत्काल बाद ये कर रहा हूं, सीधे मैं जोड़ता हूं। जुड़ गए हमारे साथ राजेश ठाकर साहब। राजेश जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद। और मित्रों, आप देखते हैं, दर्शकों, आप देखते हैं कि राजेश ठाकर साहब के जो विश्लेषण है बेहद तल्ख होते हैं, बहुत खरी खरी साफ साफ बात करते हैं, शानदार बात करते हैं, और आप लोग उन्हें पसंद करते हैं। राजेश जी, मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि मैं जो देख या पा रहा था कि बागी बहुत सारे लिए गए हैं, दागियों को तरजीह दी गई है, बागियों को नहीं दी गई। पहला नोट जो आपके यहां हुआ है, नंबर्स, और मुझे पता चला है शायद उसमें जो नंबर्स हैं उसमें कोई 8 ओबीसी हैं, कहीं 7 पटेल समाज से हैं, 4 एसटी हैं, 3 एससी के लोग हैं, 3 सामान्य वर्ग के हैं। इस तरह का नंबर्स है। क्या पहला नोट आपका, फिर मैं आगे करूंगा बात। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैसेज एक गया है कि दागी चलेंगे, बागी नहीं चलेंगे। यानी कि जिसने भी पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, पार्टी के बेहतरी के लिए भी जो लोग बोले हैं, उन सारे लोगों को किनारे लगा दिया गया है। और वो किनारे लगाने के अंदर एक बात स्पष्ट हुई है कि जो हमको लग रहा था कि 6 महीने से अमित शाह साहब बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे, 6 महीने में 20 मुलाकात जो है उन्होंने गुजरात की थी, और जिन जिन लोगों के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा था,
आश्चर्यजनक रूप से वो लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। और जो सी आर पाटिल है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रमुख है यहाँ के, उन्होंने अपने विदाई लेते हुए एक बात कही थी कि भाई मैंने जो भी करा है वो पार्टी के हित में करा है, उसमें लोगों को जो है हो सकता है मुझसे नाराजगी हो, लेकिन मैंने जो कोऑपरेटिव सेक्टर में मैंडेट देने की एक कोशिश की थी, उसमें जहां जहां पर इस मैंडेट को नकारा गया वहां पार्टी को नुकसान हुआ। तो ये सीधा संदेश था जयेश रादड़िया साहब के ऊपर, जो अमित शाह के करीबी थे। उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, जो बिल्कुल 100% ये माना जा रहा था। सारे पत्रकार, सारे विश्लेषक, सारे राजनीतिक को जानने वाले लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानते थे। और वो मानने का एक प्रमुख कारण ये था कि अभी अभी जब अमित शाह सम्मेलन किया, उस सम्मेलन के अंदर वो जयेश रादड़िया को उन्होंने प्रमोट किया था। उनके कंधे पर हाथ रख के उनके पिताजी की राजनीति जो है उसका भी बहुत तारीफ की थी, और एक प्रकार से ये बताने की कोशिश की थी कि अब अमित शाह जो है सौराष्ट्र के अंदर पाटीदार समाज से जयेश रादड़िया को प्रमोट कर रहे हैं। वो जयेश रादड़िया इस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है। और उसके बिल्कुल विरुद्ध सी आर पाटिल के जो राइट हैंड माने जाते हैं, जो यहाँ के गृह मंत्री थे, वो हर्ष संघवी साहब, उसको डेप्यूटी सीएम बना दिया गया। यानी कि भूपेंद्र भाई पटेल को मैं बार बार कहता हूं, आप जानते हैं कि वो जो है वो पादुका जैसे भरत ने रखी थी गद्दी पर और शासन चलाते थे, ऐसे ही जो है दिल्ली की पादुका जो है वो वहां पर रखी हुई है, उसको हर रोज चरण स्पर्श करते हैं, फिर जो है किसी शादी के समारोह में चले जाते हैं या किसी इनोग्रेशन में चले जाते हैं। उनका यही काम, कोई पॉलिटिकल निर्णय अभी तक उन्होंने बहुत स्ट्रांगली लिया नहीं। तो एक बात यह भी थी कि सी आर पाटिल जो है पीछे से सरकार को चला रहे हैं, आईएएस आईपीएस लॉबी चला रही है, उसका मतलब सी आर पाटिल के मार्गदर्शन पर आईएएस आईपीएस लॉबी चल रही थी। अब ये वो यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं है, तो उन्होंने ये किया कि हर्ष संघवी साहब को डेप्यूटी सीएम बना दिया। अब जो है सुपर सीएम की भूमिका में हर्ष संघवी साहब आ गए। तो एक बात तय हो गई कि हम जो सोच रहे थे कि अमित शाह गुजरात में अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार और संगठन के माध्यम से, उसके अंदर सबसे पहला जो है वो डेंट लगा है हर्ष संघवी साहब का डेप्यूटी सीएम होना, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब जयेश रादड़िया को प्रधानमंडल में नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर के मैंडेट को नकार के जो है वो चुनाव जीता था, उसी जगह से अमरेली से कौशिक वेकरिया साहब, जो बिल्कुल विवादित थे, एक पाटीदार लड़की जो उनके ऑफिस में काम करती थी, उसका जो है एक पार्टी के खिलाफ लेटर तैयार करने के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर करवा के उनको जो है सरे बाजार पुलिस ने जो है उनका सरगस निकाल के उनको बेइज्जत किया था, एक बड़ा इश्यू खड़ा हुआ था। उसके बाद अभी अभी सी आर पाटिल और कौशिक वेकरिया साहब की एक टेलीफोनिक बात है वो वायरल हुई थी, जिसमें सी आर पाटिल कह रहे हैं कि मैंने तुझको बड़ा करने में बहुत मेहनत की है और तूने बहुत दुश्मन पैदा किया है, तू संभल के चल वरना जो है तुझे नुकसान होगा। तो एक पार्टी प्रेसिडेंट जिसको कहता है कि तू जिस तरह से चल रहा है उससे तुम्हें नुकसान होगा, उसी को इस मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। दूसरा एक नाम है परसोत्तम सोलंकी साहब, जो अपने आप से व्हील चेयर में घूमते हैं, वो खुद अपने आप खड़े नहीं रह पाते। वो परसोत्तम सोलंकी साहब का विकल्प भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढ पाई। परसोत्तम सोलंकी जो है एक दबंग नेता यहाँ के माने जाते हैं। तो मैं पहले भी कहता था कि परसोत्तम सोलंकी को अगर हटाना है तो परसोत्तम सोलंकी जिसका नाम देंगे उस पर अगर पार्टी सहमत होती है तो ही उसको हटा पाएंगे। तो यही हुआ है, तो ये नहीं हो पाया। बीच में टोकता हूँ, 16 थे जिनसे हुए थे, 6 वापस लिए। उन 6 का थोड़ा हल्का सा बैकग्राउंड है। और दूसरा जैसे जो इसमें निकल रहा है कि कहीं सी आर पाटिल के राइट हैंड जो हर्ष संघवी है उनको डिप्टी सीएम बनाया जाना और अमित शाह की ना चलना, कहीं ये भी निकलता है कि आनंदीबेन को भी वैसी तरजीह नहीं मिली है, संघ भी बहुत इसमें कहीं दिखता नहीं है। तो जो फर्स्ट हैंड है ये फिर अगर अमित शाह की नहीं चल रही है
तो दिल्ली ही सारा कुछ कर रहा था। भूपेंद्र पटेल आप बता रहे हैं कि उनकी भूमिका तो जस्ट चरण पादुका जैसी है, और सारी सरकारें बीजेपी की हर राज्य में जहां जहां मुख्यमंत्री हैं, जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, तो सब जगह यही है। तो फिर दिल्ली में क्या प्रधानमंत्री जी कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, और इनका किनारे होना, ये क्या कैलकुलेशन है इसको? नहीं नहीं, आपका बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। उसमें हुआ यह है कि अमित शाह और आनंदीबेन पटेल की लड़ाई में तेरा नहीं तो मेरा नहीं, उसमें जो है आनंदीबेन का जो है वो भी पत्ता कटा है, अमित शाह का भी पत्ता कटा है, और सीआर पाटिल ने अपनी जो है उसमें चला ली। प्रफुल्ल पानसेरिया साहब जो है उनको मंत्रिमंडल में आना, हर्ष संघवी साहब का मंत्रिमंडल में आना, पहले भी जितने मंत्री थे साउथ गुजरात से उतने ही मंत्री अभी के मंत्रिमंडल में है। देखिए ऋषिकेश भाई पटेल सीनियर मंत्री है, उत्तर गुजरात से हैं, पाटीदार फेस है। जब पाटीदार आंदोलन हुआ तो उसके सामने ऋषिकेश भाई पटेल जो है वो पार्टी के साथ बिल्कुल खड़े रहे थे, उनके समाज के साथ नहीं रहे थे। तो ऋषिकेश पटेल साहब का रिपीट होना वो तय था। हर्ष संघवी साहब का मैंने बताया कि वो रिपीट भी हुए, उनका प्रमोशन भी हो गया, वो राज्य कक्षा के गृह मंत्री थे, अब डेप्यूटी सीएम यहाँ पर बन चुके हैं। कुंवर जी भी बावलिया, जैसे मैं पुरुषोत्तम सोलंकी की बात करता हूँ, ऐसी पर्सनालिटी है, वो कांग्रेस से आए। कांग्रेस से जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो विधायक के चुनाव नहीं लड़े। वो सबसे पहले उनका डील ये था कि मैं जब पार्टी ज्वाइन करूं उसी दिन मेरा मंत्री के रूप में शपथ हो जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये करके उनको मंत्री बना दिया। अब कुंवर जी बावलिया जो है कोली पटेल है, उनका विकल्प ढूंढने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, लेकिन अगर इनको भी जो है मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया होता तो फिर गुजरात के अंदर वो विद्रोह वाली बात हो जाती। तो कुंवर जी बावलिया को मजबूरी के कारण जो है वो रिपीट किया गया। दो नाम मैं कह रहा हूं, एक पुरुषोत्तम सोलंकी, दूसरा कुंवर जी बावलिया, जो इस मंत्रिमंडल में बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए थे। एक अपनी हेल्थ के कारण, दूसरे जो है कांग्रेस के बैकग्राउंड के कारण, और उनको जो है जो मिलना था वो दे दिया था, और दूसरा नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि जब 2022 के चुनाव हुए तब कुंवर जी बावलिया के टिकट के लिए भी उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। तो हम मानकर चल रहे थे कि किसी भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल बेस से कोई कोली पटेल समाज के आदमी को मंत्रिमंडल में लेके कुंवर जी बावलिया को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन मजबूरी के वश उनको भी रिपीट करना पड़ा है। तीसरा एक नाम है कन्हूभाई देसाई। देखिए आपने ठीक बताया, 14 मंत्री जो है वो SC ST और OBC कोटे से है, 7 मंत्री वो पाटीदार समाज के कोटे हैं। ब्राह्मण समाज से अभी नाराजगी जो है आनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक ही नाम है जो कन्हू देसाई अन्नावेल ब्राह्मण है, उनको इसमें रिपीट किया गया है। जैन समाज से हर्ष संघवी साहब एक है, क्षत्रिय समाज से 2 जो है उसको लिया गया है, रीवाबा जाडेजा, और दूसरा जो नाम है उनका संजय सिंह महिड़ा। तो 2 क्षत्रिय समाज से, बाकी बैलेंस जो किया गया है रविंद्र जडेजा जो क्रिकेटर हैं जिनके पैर छूते हैं, उनकी पत्नी है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पत्नी है। देखिए उनका भी नाम आया है। पूनम बेन माडम जो सांसद है, उनका और रीवाबा जाडेजा का एक सरेआम बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, और उससे पार्टी जो है बहुत क्षोभजनक स्थिति में वहां पर हो गई थी। तो ये लग रहा था कि अगर पोरबंदर में दे रहे हैं, भावनगर में दे रहे हैं, अमरेली में दे रहे हैं, तो राजकोट में अगर आ जाता है मंत्री तो शायद हो सकता है जामनगर से उनका पत्ता कटे, लेकिन रीवाबा जाडेजा मंत्रिमंडल में। देखिए ये भी एक ऐसा नाम है, ना अमित शाह के ग्रुप में, ना आनंदीबेन के ग्रुप में, ना सीआर पाटिल के ग्रुप में। तो ये जो मंत्रिमंडल अभी बना है वो लग ये रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ऊपर बैठ के ये किया है कि भाई तू भी बाजू में रह जा, तू भी बाजू में रहे, अभी जो है किसी का ग्रुप नहीं हो, ऐसे लोगों को बनाओ जिससे जो खींचाव है संगठन और सरकार के अंदर वो कम हो। लेकिन दिख ये रहा है संजय भाई, दिख ये रहा है कि जिस प्रकार से जयेश रादड़िया को दरकिनार किया गया है, उससे सौराष्ट्र के सेंटीमेंट जो है, जिन लोगों को लिया गया, देखिए सौराष्ट्र से जीतू वाघाणी को लिया गया जो पूर्व प्रेसिडेंट है। यहाँ पर दोनों देखिए सौराष्ट्र के अलावा मध्य गुजरात भी है, दोनों जगह है जो आपका अपना खासा प्रभाव है, तो शायद उसको बैलेंस कुछ कर रहे थे। लेकिन कई चीजें आप बताने आप करिएगा, लेकिन इसको आप वाला एंगल भी डालिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए सौराष्ट्र से 9 मंत्री का आना, मैंने कल ही कहा था कि सौराष्ट्र को तवज्जो देनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि आप ऊपर से देखिए तो पोरबंदर, अमरेली, राजकोट, नीचे मोरबी, सारी जगह से, हर जिले से, सिर्फ राजकोट को छोड़ दिया गया है। जो मैंने कल बताया था कि यहाँ
मैं पूछूंगा, मैं बाद में हाँ, पूछूंगा, पहले इसको करिए। और जी, जी। राजकोट को एक छोड़ दिया गया है, बाकी सौराष्ट्र के सभी जिलों से एक एक मंत्री यहां पर दिया गया है, नंबर एक। दूसरा जो मैं आदिवासी बेल्ट का, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइट आम आदमी पार्टी जो दे रही है वो सौराष्ट्र और ट्राइबल बेल्ट में दे रही है। तो ट्राइबल बेल्ट से जो है वो 4 मंत्रियों को लिया गया है और 4 जिलों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो टोटल 25 के अंदर आप देखिए कि 13 मंत्री जो है वो सिर्फ आदिवासी और सौराष्ट्र रीजन से आते हैं। अगर हम मध्य गुजरात को नीचे जोड़ दें बड़ौदा तक, तो ये संख्या हो जाती है 15 तक। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि जिस प्रकार से सौराष्ट्र की राजनीति बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर दोनों तरफ से बदल रही है, और आदिवासी बेल्ट के अंदर चैतर वसावा और कांग्रेस के अनंत पटेल के नाम पर जिस प्रकार से एक उनको चुनौती मिल रही है, उसको संभालना जरूरी था। लेकिन नाम जो आए हैं सौराष्ट्र से, संजीव भाई, ये ऐसे नाम नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है वो कर सके। देखिए, जीतू भाई वाघाणी जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनको बीच में पार्टी प्रेसिडेंट से हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी के नाराजगी के कारण। उनको फिर से कैबिनेट में ले लिया गया है। तो जीतू भाई वाघाणी सौराष्ट्र में कितना कुछ कर पाएंगे ये मैनेज, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा जो जयेश रादड़िया, जिसके पीछे खोडलधाम नरेश पटेल वाला एक क्राइटेरिया था कि नरेश पटेल के सामने जयेश रादड़िया को खड़ा कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि हर हमेश जो है खोडलधाम जो है वो ब्लैकमेलिंग करती है पार्टी की और टिकट जो है खींच के ले जाती है। तो जयेश रादड़िया को उस स्वरूप में भी अमित शाह ने बड़ा किया था। दूसरा, आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है गोपाल इटालिया वाला, उसको भी चैलेंज कर सकते हैं जयेश रादड़िया, उसलिए भी जो है उनको बड़ा करने की कोशिश की थी। उनको नहीं लिया है, और जिससे पाटीदार समाज नाराज हुआ था उस कौशिक वेकरिया को लिया है। तो ये जो हुआ है सौराष्ट्र के अंदर, उससे तो ज्यादा डैमेज मुझे लग रहा है कि सौराष्ट्र के अंदर होगा। हम ये समझ रहे थे कि कुछ पुराने लोग, कुछ संघ के लोग, कुछ ऐसे लोग जो अमित शाह के गुड बुक में हैं, ऐसे लोग प्रधानमंडल में आएंगे। लेकिन जो नाम आए हैं उसमें हमें लगता है कि जो पुराना मंत्रिमंडल था ये उसको बेहतर साबित कर रहा है। उससे तो अच्छा जो है जो पुराना मंत्रिमंडल था उसमें 2-3 लोग थे जो इसका परफॉर्मेंस नहीं था, जिसके आसपास विवाद था। लेकिन पूरा बदलने से जो कोई एक नई ऊर्जा हमको दिख रही हो मंत्रिमंडल के अंदर, या नया कुछ किया हो, ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है। देखिए, अहमदाबाद के अंदर भूपेंद्र भाई पटेल एक सीएम है, उसके अलावा पूरे अहमदाबाद से एक दर्शनाबेन वाघेला जो दलित समुदाय से आती है, उनको लिया गया। उसके अलावा कोई किसी को भी मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। जिस हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर की बहुत चर्चा हो रही थी, ठाकुर समाज से स्वरूप जी ठाकुर को लिया गया, अल्पेश ठाकुर को नहीं लिया। अल्पेश ठाकुर के लिए अमित शाह ने 4 असेंबली के टिकट रुकवा दिए थे। अल्पेश ने कहा राधनपुर से जो है वो विद्रोह हो गया, तो उनको लाया गया कलोल से विद्रोह हो गया, तो उनको सेट करने के लिए ले जाया गया गांधीनगर। 5 सीट रुक की पड़ी थी, पिछले 3 दिन बाकी थे, तब अल्पेश ठाकुर का टिकट फाइनल हुआ, और उसको जिताने की जिम्मेदारी भी अमित शाह ने ली थी। वो अल्पेश ठाकुर आज के मंत्रिमंडल के अंदर नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि यह मंत्रिमंडल जो है वो अमित शाह का मंत्रिमंडल है, नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल है, CR पाटिल का है या आनंदीबेन का है, कोई नहीं कह सकता। हाँ, एक अपर हैंड जो है वो दिख रहा है इस प्रकार से कि भाई CR पाटिल उस बात के अंदर जो है वो सफल साबित हुए हैं कि जैसे वो सरकार यहां से चलाते थे प्रदेश प्रमुख के तौर पर, उसी प्रकार उन्होंने नॉमिनेट किया अपने आदमी हर्ष संघवी साहब को कि भाई अब जो है सरकार तू चलाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि अमित शाह की नहीं चली। ये गुजरात के अंदर ये होना, और 6 महीने की एक्सरसाइज के बाद ये होना, 5-5, 6-6 घंटे, 3-3, 4-4 बार चीफ मिनिस्टर का यहां से दिल्ली जाना, दिल्ली से जो है अमित शाह का बार-बार यहां आना, 3 बार जो है नरेंद्र मोदी के दौरे हो जाना, उसके बावजूद भी ये इंप्रेशन नहीं आना कि इसके अंदर अमित शाह की चली है, ये गुजरात की राजनीति के लिए बहुत बड़े संकेत है, ये मैं मानता हूं। राइट। आपने सिद्ध कि आपके यहाँ 182 का नंबर है, 182 के अकॉर्डिंग 15%, 27 लोग हो गए। इसमें 162 भारतीय जनता पार्टी, 12 कांग्रेस, 4 आप और बाकी अदर्स। मैं राजेश भाई ये जानना चाहूंगा, निकल कर आ रहा है कि पहली बार के विधायक, जैसे ये लोग चौंकाते हैं, मैंने इंट्रो में अपने कहा चौंकाते हैं ये लोग। मुख्यमंत्री पहली बार के, आप भूपेंद्र पटेल पहली बार के, आप उसको और मोहर लगा दीजिएगा,
हमने देखा कि राजस्थान में पहली बार कर दिया। तो पहली बार वाले कितने हैं, और जो आप जो कह रहे थे कि जो इनकी, आप कहते ना कि वो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का फायदा, तो इसमें इसमें जो बहुत वास्तविक जो हकदार थे, जो बहुत मुफीद हो सकते थे, जिस चीजों को रोकना है या आपको परफॉर्मेंस, क्योंकि देखिए आया है इसमें राजेश भाई कि आला कमान असंतुष्ट था, खराब प्रदर्शन, जातिगत क्षेत्रीयगत असंतुलन, आपने कुछ चीजें बताई। तो ये जो ये पहली बार वाले, और जो जिनको दरकिनार किया गया, जो वास्तविक जो 5-5, 7-7, 8-8 बार, 4-4, 6-6 बार के विधायक, उसका एक छोटा सा नोट दीजिएगा। 2-3-4 सवाल, 5 सवाल करना है, छोटे छोटे आप बताइए प्लीज। देखिए देखिए, बैलेंस करने की कोशिश के अंदर मेरिट जो है उसको बाईपास कर दिया गया है, ये मंत्रिमंडल में दिख रहा है। नए बहुत सारे चेहरे हैं, पहली बार विधायक बने हो और मंत्री बने हो, जैसे स्वरूप जी ठाकुर है, जो है प्रशांत माली है, जो उत्तर गुजरात से आते हैं, दर्शनाबेन वाघेला जो अहमदाबाद से आती है, रीवाबा जाडेजा जो पहली बार जो है वो विधायक बनी है, पहली बार मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हो रही है। एक कांति अमृतिया ऐसा नाम है जो केशुभाई पटेल की गवर्नमेंट में भी विधायक थे और आज जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये वही कांति भाई अमृतिया है जिन्होंने गोपाल इटालिया के खिलाफ एक चैलेंज किया था और उस चैलेंज का इतना बड़ा ड्रामा हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत किरकिरी हुई थी और कांति अमृतिया साहब की डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई आ नहीं रहे थे। वो कांति अमृतिया जो है इस मंत्रिमंडल के अंदर जो है वो शामिल हो गए। तो देखिए, मेरिट को नहीं देखा गया। ऋषिकेश पटेल आप कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस व्यक्ति है। दूसरा नाम आप कुंवर जी बावलिया, भले वो कांग्रेस से आए हो, लेकिन वो जो है वो मेरिट के आधार पर मंत्रिमंडल के अंदर, अर्जुन भाई मोढवाडिया वो मेरिट के आधार पर है, कन्हूभाई देसाई वो मेरिट के आधार पर है। बाकी जितने भी लोग हम देख रहे हैं वो सारे लोगों को या तो जोन के हिसाब से या तो जातिगत हिसाब से या तो किसी न किसी ग्रुप के हिसाब से बैलेंस करके ये मंत्रिमंडल को बनाया गया है। और उसके अंदर सबसे ज्यादा ये दिख रहा है कि पाटीदार जो पावर गुजरात के पॉलिटिक्स में दिख रहा था उसके ऊपर ओबीसी, एसटी और एससी पॉलिटिक्स जो है वो हावी हो गई है। लगभग डबल जो है मंत्री इस समाज से आते हैं, पाटीदार समाज के अलावा। प्रमुख भी जो है ओबीसी समाज से बनाना। अभी संगठन महामंत्री का चुनाव बाकी है, उसमें क्या होता है वो देखना है। तो आपका जो सवाल है कि भाई कितने लोग हैं जो मेरिट पर इसके अंदर है, तो मेरिट पे मैं 4 या 5 लोग हैं जो मेरिट पर है, बाकी सारे लोग जो है वो बैलेंसिंग राजनीति के तरीके से अंदर आए हैं। अब जो है अपने आप को उनको प्रूव करना है राजनीति में आकर। देखिए, बनासकांठा जिससे हम बात कर रहे थे, शंकर भाई चौधरी जो अभी अध्यक्ष है, वो शायद कैबिनेट में आ सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि शंकर भाई चौधरी ने खुद फोन करके ये बोल दिया था कि मुझे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनना, क्योंकि शंकर भाई चौधरी पहले से जो है वो गृह मंत्री बनना चाहते थे या डेप्यूटी सीएम बनना चाहते थे। उसके कम जो है वो शंकर भाई चौधरी कुछ लेना नहीं चाहते थे, तो वो नहीं आए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने 2 आदमी स्वरूप जी ठाकुर यानी कि अल्पेश ठाकुर जो अमित शाह का आदमी माना जाता था वो बाहर चला गया, स्वरूप जी ठाकुर जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। दूसरा नाम वहां से आया प्रशांत माली का। तो 2 जो लोग हैं वो शंकर चौधरी के कोटा से आए। शंकर चौधरी ये माना जा रहा है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर की राजनीति हुई उसमें सीआर पाटिल के साथ उन्होंने हाथ मिला दिए थे। तो एक तरफ से ये समझा जाए कि उत्तर गुजरात के अंदर जहां से खुद अमित शाह है, खुद जो वडनगर जो है उत्तर गुजरात से आता है जहां से नरेंद्र मोदी है, वहां भी सीआर पाटिल की चली। बलवंत सिंह राजपूत जो बहुत नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, वो जब यहाँ पर तिरंगा यात्रा कर आए थे, उनके शेड्यूल में नहीं था, फिर भी बलवंत सिंह राजपूत के यहाँ वहां शादी थी तो 10 मिनट निकाल के वो शादी में गए थे। वो बलवंत सिंह राजपूत जो है इस कैबिनेट के अंदर नहीं है, क्योंकि बैलेंस करना था। अर्जुन मोढवाडिया को लाना है तो किसी कांग्रेसी मूल के मंत्री को बाहर करना है, कुंवर जी बावलिया को कर नहीं सकते थे, तो बलवंत सिंह राजपूत को बाहर कर दिया। 2 कांग्रेसी बाहर हुए, 2 जो थे 2 बाहर हो गए, 2 हुए, 2 बाहर हुए, एक इन हो गए, 2 बाहर हुए, एक इन हो गया। तो ये बैलेंस, तो सारी चीजें जो है वो तराजू में तोलकर की गई है। उसके अंदर मेरिट, हाँ एक ध्यान रखा गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा को बहुत तवज्जो देती थी और सारे मंत्री जो है हर्ष संघवी साहब के लिए जो है वहां यहाँ के आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट और सब लोग जो है वो 8वीं पास शब्द यूज करते हैं, उनका नाम नहीं बोलते।
8वीं पास गृह मंत्री, 8वीं पास गृह मंत्री। तो कोशिश ये की गई है जो नए मंत्री आए हैं उसमें बहुत ऐसे मंत्री हैं जो स्नातक या अनुस्नातक है। ये कोशिश की गई है कि भाई शिक्षा को आधार बनाया जाए, लेकिन इसके अलावा किसी को गवर्नेंस का बहुत अनुभव हो। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में यह नारा दिया था कि मिनिमम मिनिस्ट्री और मैक्सिमम गवर्नेंस। आज जो है मैक्सिमम मिनिस्ट्री हो गई है, क्योंकि गवर्नेंस मिनिमम हो गई थी, ये उनको पता चल गया था। देखिए 17 लोग से सब कुछ चला रहे थे, भूपेंद्र भाई के पास 6-7 विभाग थे, तो स्वाभाविक है कि आईएएस आईपीएस लॉबी जो है वो पूरा गवर्नमेंट जो है चला रही थी, कैसा इंप्रेशन था। अब ये नए लोग को ये लेकर तो आए हैं, लेकिन वो भी लोग जो है अगर सीआर पाटिल की तर्ज पर हर्ष संघवी चलाएंगे पूरा, तो मैं समझता हूं कि वो जो इंप्रेशन थी वो इंप्रेशन ज्यादा बदलेगी नहीं, और बदलेगी नहीं तो फिर मंत्रिमंडल का जो इतना बड़ा ड्रामा किया गया उसका नतीजा क्या मिलेगा आपको, ये सबसे बड़ा सवाल। जब इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा था तो हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा होगा कि जो हमारी सोच से बाहर होगा, लेकिन जो किया गया है, मुझे लगता है आपका उसका मीनिंग ये होगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसा एक मामला। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ये जो मंत्रिमंडल है इसके अंदर हम कुछ ऐसा नहीं देख रहे हैं कि कोई चमत्कार कर दिया है या कुछ ऐसा रिफॉर्म कर दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति संगठन, सरकार और पब्लिक के बीच में बनी हुई है और आम आदमी पार्टी जो है उसके खिलाफ कोई चुनौती करने की कोशिश की गई है, उसमें ये लोग कुछ कर पाएंगे, ऐसा कोई चेहरा इसमें दिख नहीं रहा है। राइट राइट। मैं राजेश भाई एक चीज और पूछना चाहूंगा। देखिए बड़ा दिलचस्प है, मैं राजकोट को लेकर सवाल कर रहा हूँ। राजकोट की हम बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे कि वहां नाम चल रहा था जो क्या है वो अपना, एक तो वो राजकोट है कि कहलाता है कि ये जैसे नागपुर में संघ का मुख्यालय है तो गुजरात का संघ मुख्यालय ये कहलाता है। उदयकांत गढ़जी का नाम चल रहा था। तो ये क्योंकि आप हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें ये भी निकला था, आपने हमको कहीं हिंट दिया था कि एक कांड हुआ था, वहां के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कार्यवाही 3-4 दिन पहले हुआ, नरेंद्र मोदी जी के सारे पोस्टरों में कालिख पोत दी गई थी। तो उसका भी एक अलग मैसेज कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर्स पे कालिख पुत जाना अपने आप में बहुत बड़ा घटनाक्रम, और निकल के आएगी वहां उस राजकोट को टोटल छोड़ दिया गया, इनको भी छोड़ दिया गया, इनका नाम चल रहा था। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। देखिए राजकोट में ये हुआ, नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख डाल दी गई। उससे बड़ा आश्चर्य ये था कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, उसकी जांच करने की कोशिश नहीं की गई। यानी भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि ये भीतर से ही किसी ने घाव किया है। और उसमें जो विजय रूपाणी साहब की अंतिम क्रिया के बाद जो 25 लाख रुपए का, मैं इसमें और जोड़ दूं कि अगर एफआईआर करा तो फिर देशव्यापी खबर बन जाती है, अगर एफआईआर हो जाएगी वो भी एक कई कारण रहा होगा। जी जी, तो जो विजय रूपाणी साहब के अंतिम क्रिया के बाद जो 25 लाख रुपए की एक बिल उनके परिवार को थमा दिया गया था, उसका कोई आक्रोश भी वहां पर दिख रहा होता। तो राजकोट जिला, सौराष्ट्र के अंदर मैंने बताया हर जिले से एक मंत्री है, 9 मंत्रियों को सौराष्ट्र से जो है इसमें लिया गया है। राजकोट को विजय भाई रूपाणी के साथ साथ श्रद्धांजलि दे दी गई। राजकोट से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। जिस उदय कानगढ़ का नाम चल रहा था उस उदय कानगढ़ को भी जो है वो मंत्री नहीं बनाया गया। और उसमें आनंदीबेन पटेल जब 2 दिन के लिए खोडलधाम में आई थी तब उदय कानगढ़ ने स्पेशल उनके स्वागत का एक कार्यक्रम बनाया था, और वो स्वागत के कार्यक्रम के बाद आनंदीबेन ने कार्यक्रम में ये कहा भी था कि भाई मैं जब लोगों के लिए काम की थी तो लोग याद करते थे, अब हम काम के नहीं रहे तो आप लोग मुझे याद नहीं करते। तो यहाँ की अहमदाबाद की मेयर ने कहा था कि नहीं बहन हमको आपको याद करते हैं। तब आनंदीबेन ने माइक में ये कह दिया कि नहीं याद तो करते हो, लेकिन इस तरह से याद करते हो कि बहन ये हो रहा है यहाँ पर, ये जो है वो तकलीफ है, तो फरियाद करने के मुझे याद करते हो, वरना सारे लोग आप भूल गए। तो समझो कि ये उदय कानगढ़ का पत्ता कटना। तो कहीं से जो है जयेश हर्ष संघवी को डेप्यूटी सीएम बनाओ, जयेश रादड़िया को बाहर कर दो, उसके अलावा आप कोई नाम दे दो। आनंदीबेन पटेल का जो है खोडलधाम के साथ है तो खोडलधाम से भी कोई नहीं आएगा, यहाँ से जो है अमित शाह से जयेश रादड़िया भी नहीं आएगा। तो ये सारा सेटिंग किया गया है, ये तोड़ जोड़ की राजनीति इसमें हुई है। उसमें प्रजा के हित के लिए कभी ये पुराना मंत्रिमंडल था, नकारा था, परफॉर्मेंस नहीं था, भ्रष्टाचार था, उनके खिलाफ एमएलए की कंप्लेन थी,
तो ऐसे लोगों को लाके खड़ा कर दो जो लोग काम के हो, ऑनेस्ट हो, जुझारू हो, पार्टी के लिए मददरूप होना चाहते हो, पब्लिक के अंदर पार्टी की सरकार की इंप्रेशन अच्छी करना चाहते हो। ये क्राइटेरिया से मंत्रिमंडल बदला गया है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। और उसके अंदर संघ संघ को क्या देखते, संघ संजय जोशी जी, मतलब ये बहुत सारे फैक्टर थे, क्योंकि ये बहुत चल रहा है कि संघ चाहता है कि आने वाला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उनकी मर्जी का हो। तो ये इसको अगर उससे कनेक्ट करके देखा जाए, और इसके साथ साथ ये तो है ही, लेकिन जो कमजोर और तमाम पक्ष रहे हैं उसमें उसमें दोनों को आप एलोबरेट कीजिएगा ना थोड़ा। नहीं, बिल्कुल। जो देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भले अपर हैंड नहीं दिखा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना करने में कामयाब हुआ है कि किसी व्यक्ति के आपने ये भी बताया था कि वहां जब आए थे भी मोहन भागवत जी, ये जो 100 साल हुए हैं, तो डबल कॉलम जगह मिली थी, ये भी आपने कल डिकोड बताया था ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोहन भागवत साहब आए तो कोई बड़ा नेता उनके साथ मिलने के लिए मुलाकात हुई हो ये नहीं हुआ। मीडिया के अंदर भी जो है उनकी मुलाकात थी, उसकी बहुत तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन इससे एक चीज हुई है कि पहले ऐसा होता था कि नहीं, हमने सोच लिया ये नाम है तो आप जो है उससे नाम निकले और उस नाम को सारे लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये स्थिति नहीं रही। अब जो है वो नाम देते वक्त जो है 4 लोगों को सुनना पड़ रहा है। एक आदमी ये कह रहा है कि ये होगा तो ये नहीं होगा, तो उसको भी तवज्जो दी गई है। तो सारी चीजें बैलेंस करना गुजरात के अंदर, जिस गुजरात के अंदर जो है चुटकी बजाते मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाता था, चुटकी बजाते जो है प्रदेश प्रमुख को बनाया जाता था, चुटकी बजा के मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे, उस गुजरात के अंदर बैलेंसिंग राजनीति करना और उसमें जातिगत समीकरण को बिठाना, सौराष्ट्र और ट्राइबल बेल्ट है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी को पहचानते हुए वहां पर तवज्जो ज्यादा देना, ये सारी चीजें ये बता रही है कि अब नरेंद्र मोदी आएंगे और गुजरात जिता के ले जाएंगे। ये स्थिति नहीं रही, इसका स्वीकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सबसे बड़ा मैसेज, ये सबसे बड़ा मैसेज। देखिए, चुनाव के 1 साल पहले यहाँ पर परिवर्तन होते थे। ये दिलाना चाहता था कि आनंदीबेन पटेल को 7 अगस्त 2016 को उनका इस्तीफा हुआ था, फिर विजय रूपाणी का जो इस्तीफा 11 सितंबर 21 को, चुनाव के आसपास की स्थिति। हाँ, 22 में चुनाव, 21 तो इस्तीफा। हाँ, देश पूरा जानना यही चाह रहा था, उसके मन में उत्कंठा यही थी कि अभी माफ कीजिएगा 25-26 महीने के आसपास है, दिसंबर 2027 के आसपास नई सरकार बनना है। तो ऐसी कौन सी एक विपदा आन पड़ी है, ऐसा कौन सा तूफान आ गया कि ये सब करना पड़ा बिहार चुनाव के बीच। दोनों को आप कनेक्ट करिएगा, इसको भी डिकोड करिएगा, बाकी आप जो बोले थे वो भी करिएगा। मैं क्षमा चाहूंगा, आपको बीच में टोका। देखिए, 26 तक यही सब चलाते रहते हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि बहुत डैमेज हो जाता है। ये इन लोगों को पता चल गया। देखिए, राजकोट जो मैंने बात बताई, अभी आम आदमी पार्टी की 3 दिन पहले गोपाल इटालिया की वहां पर रैली थी, और उसमें जिस प्रकार से हुजूम जो है वो निकल पड़ा है सौराष्ट्र के अंदर, पूरे सौराष्ट्र में जहां भी जो है कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम के अंदर जुड़ जाते हैं। आदिवासी जो एरिया है उसके अंदर चैतर वैसावा के पीछे बहुत बड़ा जन समर्थन खड़ा हो रहा है। अगर ये स्थिति बरकरार रहती तो 26 तक इंतजार करने में देर हो जाती, ये समझ लिया है। तो आप समझो, गुजरात की राजनीति के अंदर जहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सरकार बन गई, ठीक है, फिर कैसे भी चलाओ, पब्लिक जो है हमको वोट देती है, नरेंद्र मोदी आएंगे, रोड शो करेंगे, हाथ हिलाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, चुनाव जीतकर निकल जाएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस हिल चुका है। और उस कॉन्फिडेंस हिलने के साथ साथ जो एक पावर सेंटर था मोदी और शाह का, उसके अंदर एक दूसरा पावर सेंटर जो है वो खड़ा हुआ है, और वो मोदी और शाह के पावर सेंटर के सामने बराबर खड़ा होकर ये कह रहा है कि भाई आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपके एक आदमी है तो मेरा भी एक आदमी रहेगा। अब यहाँ पर सुपर, हाँ, ये हो गया। अब सुपर सीएम जो है दिल्ली में नहीं बैठेगा, अब सुपर सीएम जो है मैं डेप्यूटी सीएम के तौर पर गुजरात में बिठा दूंगा। हर्ष संघवी का डेप्यूटी सीएम होना, देखिए, सबसे युवा है और उसको बना दिया गया। ये सारी चीजें नहीं है। तो सीआर पाटिल जो है वो सुपर सीएम की तरह जिस तरह से यहाँ पर सरकार चलाते थे, अब उन्होंने अपने वारिस के रूप में हर्ष संघवी को बिठा दिया है। मतलब क्या हुआ? जी आप करिए, कंप्लीट करिए। जी। मतलब ये हुआ कि अमित शाह जो करना चाहते थे वो नहीं हो पाया।
बिल्कुल आप समझिए, सारे ऑपरेशन जो है पहले अमित शाह करते, नरेंद्र मोदी कहते थे, अमित शाह ऑपरेशन करते थे। अब ये हो रहा है कि सीआर पाटिल कहते हैं और हर संघवी ऑपरेशन करते हैं। तो ये चीजें बदल रही है गुजरात के अंदर। बहुत है बात नहीं। इसमें एक चीज और, मैं कांग्रेस कहां देखते हैं कि 2027 के मान से किया गया कि चुनाव 2027, आपने आप तो दिख रहा, आपने भी एक कहते हैं ना वो चाणक्य ने चोटी मान ली थी, ये तो बीजेपी के नकली चाणक्य जो ब्लेम करते हैं ये लोग कांग्रेस ही है, और बीजेपी अपना चाणक्य कहती है, आपने चाणक्य की हाल क्या बता दिया। उसने चोटी बांध रखी कि हम इनको अब मजा चखाएंगे 2027 में, जो कुछ उनके साथ हुआ, दिल्ली हुआ, जो हुआ। और ऐसे ही राहुल गांधी का वो जो संसद का बयान जब वो आ रहा था, आपका जो अभिभाषण राष्ट्रपति के, उन्होंने कहा था कि लिख कर ले लो, कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हराएगी जैसे हमने अयोध्या में किया था। तो कांग्रेस यहाँ कहाँ दिखती है, इसमें भी कुछ उसमें है कोई कुछ थोड़ा बहुत? संजीव भाई, बोलने से कुछ नहीं होता। अभी कांग्रेस की स्थिति है, मैंने अभी कल ही एक ट्वीट किया था, उसमें क्या गुजरात की राजनीति के अंदर भी ये हुआ है कि विरोध पक्ष के खिलाफ विरोध पक्ष मैदान में। देखिए, सोशल मीडिया पूरा आम आदमी पार्टी के विरुद्ध में भरा पड़ा है कांग्रेस का। वो जो है कार्यक्रम करते हैं, कह रहे हैं कि ये तो नौटंकीबाज लोग हैं, ये तो बीजेपी की बी टीम है, इसमें ही लगे हुए। राहुल गांधी के यहाँ आ जाने के बाद, ये कहने के बाद कि यहाँ पर शादी के घोड़े हैं, खड़गे साहब ने ये कह दिया कि भाई बहुत सारे नकारा जो लोग हैं वो जिला के प्रमुख बने बैठे हुए हैं, उसके बाद जो चेंजेस होने चाहिए कुछ हुए नहीं। तो सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। वही पुराने लोगों के हाथ में कांग्रेस जो है वो अभी भी है, और वो उसी प्रकार से कांग्रेस चला रहे हैं। जब राहुल गांधी आते हैं तो लोग बाहर निकलते हैं, राहुल गांधी चले जाते हैं तो फिर अब एसी चैम्बर में अपने आप वो जाकर बंद हो जाते हैं। अभी जो है ऐसा वक्त है कि अगर कांग्रेस कमर बांध ले और आम आदमी पार्टी क्या कर रही है उसको छोड़कर वो जो है किसानों के, लोगों के मुद्दों को उठाकर अगर सड़कों पर निकल जाए, तो 27 तक का ये समय है जो एंटी इनकम्बेंसी खड़ी होगी सरकार के खिलाफ, उसका लाभ ऑटोमेटिकली ऑपोजिशन को जाएगा। फिर वो आम आदमी पार्टी को जाए या कांग्रेस को जाए, सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि सरकार को हटाना है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि ऑपोजिशन के तौर पर हमारे विकल्प में आम आदमी पार्टी घुस रही है या क्या कर रही है। आपका गोल ये होना चाहिए कि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं और 30 साल से जिस प्रकार से गुजरात की राजनीति पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और ये समझ के बैठे हैं कि ये हमारी बपौती है, उसको हटाना ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन उनका लक्ष्य जो है वो भटक जाता है। उनका सोशल मीडिया काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उनके खुद के पार्टी प्रेसिडेंट के कार्यक्रम जो है उसको शेयर करने में भी सोशल मीडिया के अंदर जो है लोग शर्मा रहे हैं। ये स्थिति के अंदर कांग्रेस अगर अभी भी जो है वो दिल्ली से राहुल गांधी कोई निर्णय नहीं करेंगे और पूरा जो रिशफल नहीं कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस ज्यादा कुछ अच्छा कर पाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस मजबूती से नहीं लड़ रही है, वहां आम आदमी पार्टी जगह ले ले, ये हो सकता है। ये तो नेचुरल कोर्स में ये होता है। अगर आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्टिस्ट थे, लेफ्टिस्ट और कांग्रेस ऑपोजिशन में थे, उसकी जगह जो है भारतीय जनता पार्टी ने ले ली। इसी प्रकार से आप अगर नहीं लड़ोगे तो आपकी जगह है कोई दूसरा ले जाएगा। और दिक्कत ये है कि आम आदमी पार्टी भी जो है ये 2 रीजन के अलावा गुजरात में कहीं पर नहीं है। देखिए, वो लड़ेगी तो 182, तो नुकसान जो होगा वो तो अपोजिशन का होगा। तो कांग्रेस को अपना अपना जो रीजन है उसके अंदर बहुत मजबूती से सड़कों पर आकर लड़ना होगा। लड़ेंगे तो अभी पब्लिक सेंटीमेंट ऐसे हैं कि लोग जो है वो परेशान है, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस जीतेगी या हमारे पास कोई विकल्प है। जहां जहां विकल्प दिख रहा है लोग उसके पीछे खड़े हो रहे हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा, वरना मैं नहीं देखता कि आज की स्थिति के अंदर कांग्रेस कुछ बहुत बेहतर कर पाए गुजरात। नहीं, आप बहुत मुद्दे की बात है, वो जो कह रहे हैं कि शादी के घोड़े या वो जो अस्तबल में जिनको डालना है, अलग अलग जो उन्होंने, और ये जो फूल छाप कांग्रेसी, वो भी आपको जब तक शक्ति नहीं करते आप एक नए से नहीं खड़ा कर, तब तक तो सही कह रहे हैं आप। मैं अंतिम सवाल आपसे करूंगा, ये जो पूरा का पूरा, देखिए मैं ऐसा मानता हूं, या मुझे आप और कर दीजिएगा, उसको तस्दीक कर दीजिएगा कि इतना बड़ा मैंडेट तो बीजेपी के पास कभी नहीं रहा गुजरात में जितना आज है, कभी नहीं रहा। तो ऐसे सारे हालात में जितनी चीजें आपने सारा स्पष्ट कर दिया, जबरदस्त विश्लेषण की, नहीं चली अमित शाह की, नहीं आनंदीबेन को तरजीह दी गई, और भी संघ से बहुत नहीं वो रहा,
तो कितना बिखराव है, ये दर्शाता है कि मोदी और शाह के गुजरात में इतना बिखराव, जो पूरी की पूरी धुरी है। मैंने बार बार कहता हूं कि मोदी और शाह की बीजेपी है, पहले होती थी कि सबकी बीजेपी, आज मोदी शाह की अकेले की बीजेपी। तो इसको हम लॉन्ग टर्म में देखें, चाहे वो 2027 उत्तर प्रदेश चले जाइए, 2029 आप जो अगला रण है जिसको कह रहे हैं कि 34 तक हम रहेंगे और 34 के बाद फिर 39 तक हम रहेंगे और 47 का एक रोड मैप। तो आने वाला जो वक्त है 14 नवंबर बिहार चुनाव नतीजों के बाद, वो किस दिशा में बढ़ने की संभावना है देखते हैं गुजरात के इस कैबिनेट को नए सिरे से गठन के बाद। अंतिम सवाल देखिए, सबसे पहले तो इतने बड़े मैंडेट के बाद पूरे मंत्रिमंडल का रिशफल करना और ये मजबूरी होना वही दर्शाता है कि 200 240 पे टिका था 2024 के चुनाव में बीजेपी, जो करी थी कि हम 400 पार जाएंगे एनडीए मिलाकर, और 370 प्लस के आसपास की बात कर रहे थे। तो उसको भी जोड़ के आप करिएगा टिप्पणी, बहुत क्षमा चाहता हूं, मैं टोक देता हूं। देखिए 240 से वो सिर्फ सेंटर की पॉलिटिक्स के अंदर कमजोर नहीं हुए, वो स्टेट पॉलिटिक्स में भी कमजोर हुए हैं। ये दिख रहा है कि आप जब ऊपर कमजोर पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है नीचे जो दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, जो अपनी आवाज जो है रेस नहीं करते थे, वो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। और आप कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव, अगर बिहार का चुनाव जो है वो टर्निंग पॉइंट होगा, अगर बिहार के चुनाव के अंदर परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के विपरीत हो जाते हैं, तो फिर जो है वो हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद जो एक फिर से मजबूती पकड़ी थी उन्होंने, वो कमजोर पड़ जाएंगे। तो उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो उनके नेतृत्व पर आएगा, और फिर जो है उसके जो रिएक्शन आते हैं नीचे स्टेट लेवल पर, वो आपको देखने को मिलेगा। और नवंबर में अगर बिहार के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर पाती है, तो जो मॉरल उसका डाउन होगा, उसका असर यहाँ जनवरी फरवरी के अंदर कारपोरेशन के इलेक्शन है। देखिए, शहरी इलाकों के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन उस चुनाव के अंदर जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की स्थिति है, उसमें कांग्रेस ने स्थिति अगर बेहतर भी कर दी, अगर 20 और 40 भी हो गए, तो कांग्रेस का मॉरल जो है वो भी गुजरात के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि ये चुनाव सारे जो है उस कांग्रेस को ही लड़ना है, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की ज्यादा मौजूदगी है नहीं। तो उस स्थिति के अंदर ये हो सकता है कि गुजरात के अंदर अभी जो ये मंत्रिमंडल बना है उससे बहुत सुगबुगाहट है, धीरे धीरे आवाज आनी 1-2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी, उसके जो है आफ्टर शॉक वो दिखने भी मिलेंगे। और आगे वाली जो अभी चुनाव है उसके अंदर भी बहुत कुछ होगा। देखिए, राजकोट को बिल्कुल दरकिनार कर देना, राजकोट के साथ इतना बड़ा अन्याय करना, तो ये सौराष्ट्र की राजनीति के अंदर उसका असर जाएगा। जूनागढ़ को आप गुजरात के संघ मुख्यालय के साथ नाइंसाफी, हाँ, गुजरात के संघ मुख्यालय के साथ नाइंसाफी, और जहां से देखिए सिर्फ विजय भी नहीं आए, नरेंद्र मोदी सबसे पहले गुजरात के अंदर राजकोट से ही चुनाव लड़े थे। वजूभाई वाला ने जो है उनके लिए सीट खाली कर दी थी, और राजकोट से अडवाणी जी की सीट भी वही होती थी शायद, नहीं, अडवाणी जी की सीट गांधीनगर रहती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला चुनाव जो है वो एलिस ब्रिज का करा था, लेकिन हरेंद्र पंड्या ने मना कर दिया कि भाई मैं आपके लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन वजूभाई वाला ने राजकोट की सीट खाली कर दी थी, क्योंकि इनका जो कर्म क्षेत्र था नरेंद्र भाई का, संघ में जब काम करते थे तब वो राजकोट था। वो मणियार फैमिली, चिमन भाई शुक्ल फैमिली, उस सारे से वो जुड़े हुए थे, उनको राजकोट को पसंद किया था। उस राजकोट जिसने विजय रूपाणी को सीएम दिया, उस राजकोट जहां पर जो है हमारे पुरुषोत्तम रूपाला साहब, जिनका बहुत बड़ा विवाद हुआ, उसके बावजूद भी वहां से वो चुनाव जीते, उस राजकोट को जो है उसी लिए मैं समझता हूं कि दरकिनार कर दिया होगा कि किसी आदमी ने जो है नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर काली पोत दी। बिल्कुल। मैं बहुत छोटा सा एक और जुड़ता है, एक मैं छोटा सा मेरा ये और होगा कि क्या सब कुछ लुटाकर होश में आने जैसे हालत, क्योंकि देखिए जो कुछ स्थिति है राजेश जी, चाहे गुजरात हो या पूरे देश में, बीजेपी दोनों के हाथ में, इन दो के अलावा कुछ तीसरा सोच नहीं सकता, बूझ नहीं सकता, कर नहीं सकता। तो सब कुछ लुटा के होश में आने जैसी एक कोई कदम है एक, और दूसरा इसके साथ में ये जो हम कहते हैं ना, एक और बड़ी ऐसी ये कहावत, सब कुछ लुटा के होश में आए, और दूसरा एक कहावत में मिस कर गया मैं दिमाग में, लेकिन हाँ ये भी प्लस
संजय जोशी वाला जो एंगल है उसको भी बस एक दो लाइन में कर दीजिएगा, मेरा टाइम बहुत ज्यादा हो गया, खत्म करिएगा। नहीं देखिए, सब कुछ लूटा तो नहीं है, अभी होश में आए हैं, लेकिन होश में आने के बाद उनको जो काम करना था वो काम करने में वो सफल नहीं हुए। तो अभी जो है ये इतना पूरा ड्रामा करने के बाद ये दिख नहीं रहा है कि जिस कारण ये सारा कुछ एक्सरसाइज की गई है वो समस्या का हल निकलेगा। हमें ये लग रहा है कि उससे ज्यादा स्थिति शायद हो सकती है संगठन के तौर पर बिगड़ेगी, और उसका लाभ जो है वो आरएसएस या संजय जोशी के साथ जुड़े हुए लोग ले सकते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक रहेगी। मैं बहुत अच्छी चर्चा, बहुत शानदार चर्चा और एक बहुत अच्छा विश्लेषण, आपने एक एक लाइन को कोड डिकोड कर दिया, जो जो सवाल थे। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आवश्यकता ऐसी क्यों पड़ी, आपने बता दिया कि वो बूझ गए, जान गए थे कि अब स्पोर्ट की ओर है गुजरात और कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश, लेकिन कितना रंग लाएगी ये बाद में समझ में आएगा, निकल के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार राजेश, बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आप सुन रहे थे राजेश ठाकर साहब, गुजरात के सीनियर जर्नलिस्ट, जबरदस्त विश्लेषक, आप बार बार देखते सुनते हैं, और उन्हें एक एक जो जितने भी एंगल हैं कि पहली बार के विधायक, क्या किसकी मजबूरियां, कितना जो है एक बैलेंस करने की कोशिश, कहीं जो है आपने नहीं तरजीह दी जो मेरिट को, और ना अमित शाह की चली है, ना आनंदीबेन पटेल को बहुत तवज्जो मिली है, ना संघ है, और कुल मिलाकर एक कहीं कह सकते हैं कि जो आप बोते चले गए थे और बोने के बाद जो एक ऐसी स्थिति खड़ी हो गई, फसल ऐसी हो गई जो अब कहीं आप ठीक करने की कोशिश, कितना रंग लाएगी ये सब आप आगे आने वाले वक्त में निकल कर आएगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी शानदार चर्चा पर आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या टिप्पणी, सबको सुनने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।